हेलो दोस्तों, अथर्व ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के सभी आंसर आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसकी माता का नाम मुरा और पिता का नाम सर्वार्थी सिद्ध मौर्य था। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 321 या 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का एक ही पुत्र बिंदुसार था, जिसका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व था। और बिंदुसार के 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक वर्धन जिसे प्रियदर्शन भी कहा जाता था, और यहाँ पे देख सकते हैं विगतशोक। ये 3 पुत्र बिंदुसार के थे। अशोक वर्धन का जो शासनकाल था 269 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त के बारे में जान जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, यह नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो था चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के अपने पुस्तक में मौर्य काल के इतिहास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के स्रोत हैं इसमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे मिलता है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्युकस पराजित हो गया। उसी के बाद दोनों में संधि हुई। सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना इसकी पुत्री थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्युकस के दरबार में एक राजदूत मेगस्थनीज रहता था, जिसे वह चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यहाँ देख लीजिए अगले पॉइंट में कि चंद्रगुप्त को सेल्युकस ने 500 हाथी का उपहार भी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के विलियम जोन्स द्वारा सैंड्रोकोट्स कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। भद्रबाहु जो जैन धर्म के गुरु थे। यहाँ देख सकते हैं सेल्युकस ने एरिया, काबुल, अराकोसिया, कंधार और ग्रेदेशिया, तरान, जो ये प्रांत थे सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा के साथ भारी अकाल के कारण अन्न और जल को त्याग दिया और इसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम चलिए देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। तो यहाँ बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त और माता का नाम दुर्धरा था। तो ये देख सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरी पत्नी का बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। और ये बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। तो आप देख लीजिएगा कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बिंदुसार के दरबार में एक विद्वान जो पिंगलवत्स रहता था, जिसने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। तो इस पॉइंट को भी अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो पिंगलवत्स था यह भविष्यवाणी किया था बिंदुसार के दरबार में जो रहता था कि अशोक ही जो राजा बनेगा इसके आगे। और इसके 3 पुत्र थे, जिसमें से अशोक के बारे में ये बताया था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। और यहाँ देख सकते हैं चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इसके 3 नाम हैं। यहाँ देख सकते हैं बचपन का नाम जो विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की रचना भी की थी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था। और यहाँ देख सकते हैं चाणक्य के पिता का नाम चणक था। तो उसके बाद
आप देख सकते हैं कि अशोक का जो शासन काल था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य का महान शासक अशोक को माना जाता था और उसकी पत्नी जो प्रथम देवी महादेवी थी और उसकी माता का नाम, जो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। तो बिंदुसार के 3 पुत्र थे जिसमें से अशोक ही सबसे ज़्यादा शासनकाल इसका चला था और यही एक बड़ा शासक था अशोक। और यहाँ के लिए नोट में बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथ में अशोक के 2 पुत्र महेंद्र कुणाल और यहाँ पे जो 2 पुत्रियाँ थी संघमित्रा और चारुमती, पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई थी। तो यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। आगे पॉइंट में दिया गया है कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था और नेपाल में देवपतन के नामक नगर भी बसाया था। यह साक्ष्य जो आपको राजतरंगिणी में मिलता है। अशोक के विजय के अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि केवल चोल, पांड्य, संतिपुंत, केरलपुंत और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत में था। यह द्वितीय शिलालेख में मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यह 13वें शिलालेख में मिलता है। यहाँ देख सकते हैं 13वें शिलालेख से बताया गया है। कलिंग के आक्रमण के समय वहाँ का राजा नंदराज था जो हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है तथा कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो उठा एवं शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा अपनाने से पहले भगवान शिव की भी पूजा करता था। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म को स्वीकार किया था और जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे आगे हम अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख से अशोक के धम्म की व्याख्या है। इस शासनादेश के शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। अशोक के दूसरे तथा 7वें शिलालेख में अशोक के धम्म की व्याख्या है। यहाँ को धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। तो इस तरह से ये कोई कुछ और नहीं, धर्म को ही धम्म कहा जाता है। धर्म प्रचारक के लिए भेजे गए व्यक्ति महेंद्र और संघमित्र पुत्र और पुत्री जो श्रीलंका में भेजे गए थे धर्म प्रचारक के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मंझांतिक कश्मीर और गांधार में भेजे गए थे और महारक्षित यूनानी और महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र और महादेव मैसूर। तो ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि अशोक की कर नीति की जानकारी जुम्मीनदेई अभिलेख से मिलता है। यहाँ स्तंभ लेख देख सकते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद में है, टोपरा जो है दिल्ली में है और रामपुरवा चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ जो है वो चंपारण बिहार में है। आगे देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन। तो यहाँ देख सकते हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। तो यहाँ पे पत्थरों के शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश को शिलालेख और यहाँ देख सकते हैं स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश जो लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है उसे स्तंभ लेख कहते हैं और गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है उसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए नोट में बताया गया शिलालेख एवं स्तंभ लेख में कोई विशेष अंतर नहीं है, यह केवल आकार और आकृति में भिन्न है। शिलालेख बड़े होते हैं और स्तंभ लेख छोटे। तो अभिलेखों की भाषा, अधिकतर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और उत्तर पश्चिमी के अभिलेख जो है खरोष्ठी अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नोट में देख लीजिए बताया गया कि सर्वप्रथम टील पैंथर नामक वैज्ञानिक ने अशोक की लिपि का पता लगाया और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप
ने अशोक के लेखों को पढ़ा है। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि ये जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि के शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं मानसेहरा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये 2 बृहद शिलालेख हैं। और तक्ष शिलालेख और लघुमान शिलालेख ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ को कौशाम्बी से लिया गया है। इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख पाए गए हैं। बृहद अभिलेख की जो संख्या है वो 14 संख्याएं हैं, 14 अभिलेख हैं। जो इलाहाबाद के कौशाम्बी का स्तंभ लेख है उसमें रानी के अभिलेख का भी कहा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि करुआकी और पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह अशोक के अभिलेखों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो अभिलेख है पशु बलि निषेध किया गया है। और दूसरा अभिलेख है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों के धम्म प्रचार का उल्लेख किया गया है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में राजचुक एवं युक्त की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह भी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां अभिलेख में लिखा गया कि अशोक के सभी धार्मिक मतों पर प्रतिनिष्पक्षता होगी। और यहाँ देख सकते हैं कि 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, उसके धर्म की। तो इस तरह से ये अभिलेख दिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश, और यहाँ भरौत का स्तूप सतना एमपी में है। और सारनाथ स्तंभ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करा। यहाँ रुम्मिनदेई अभिलेख जो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अशोक ने सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक तथा, जबकि रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है और सभी लेखों में सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। न्यायिक प्रशासन पाटलिपुत्र के केंद्रीय न्यायालय, जनपद, स्थानिक, द्रोणमुख, संग्रहण, ग्राम। तो सबसे छोटा ग्राम है, सबसे बड़ा जो है आपका पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय है। सम्राट न्याय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होता है और यहाँ ग्राम जो होता है वो सबसे नीचे का अधिकारी होता है ग्राम पे। न्यायालय के प्रकार धर्म स्थायी न्यायालय या दीवानी न्यायालय है, कंठ कसोधन न्यायालय या फौजदारी मामले से का न्यायालय है। तो आगे हम देख लेते हैं कि मौर्यकालीन मुद्रा जो है आपका मौर्य साम्राज्य के राजकीय मुद्रा जो थी वो पड़ थी। सोने के सिक्के स्वर्ण एवं पाद और चांदी के सिक्के करसापड़ पड़ और धरड़। और यहाँ देख सकते हैं तांबे के सिक्के मासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी कहा जाता था। मौर्य काल का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था, जो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका शासनकाल चला था। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।